5 भाई बहन हैं। हमारे पापा जी ने भी अपने समय में सिविल सेवा की परीक्षाएं दी, लेकिन संयोग से मेंस के बाद कभी उनका इंटरव्यू फाइनल नहीं हुआ। तो उनको ये था कि हमारे बच्चे इसी फील्ड में आगे बढ़ें। तो उन्होंने बोर्ड से ही हमें एक सपना दिखाया था कि सिविल सर्वेंट ही बनना है, इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं हमारे पापा का सपना कब हमारा सपना बन गया हमें नहीं पता लगा। जय हिंद दोस्तों, मैं वाईके चौधरी और इस वक्त मैं अलीगढ़ के अंदर मौजूद हूँ। मैम, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं थोड़ा सा अपना संक्षिप्त परिचय दे दूं। मेरा नाम वंदना सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन अलीगढ़। मैं बेसिकली मैनपुरी जिले से बिलोंग करती हूँ। तो मेरा जन्म शामली में हुआ था। बेसिकली बिलोंग मैं मैनपुरी से करती हूँ। आपकी पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी शिक्षा दीक्षा पूरी ही सब अलग अलग जनपदों से हुई। पापा जी हमारे सरकारी सेवक थे, तो उनका जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र हुआ वहाँ शिक्षा दीक्षा हुई। स्कूल में मैम सब्जेक्ट क्या था आपका? बेसिक सब्जेक्ट जो आपके 8th क्लास तक लगभग सभी के होते हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट थे ही। लेकिन 9th 10th इंटर मेरा बायो से हुआ, फिर बीएससी मैंने बायो से किया, और आफ्टर ग्रेजुएशन मैं सिविल्स की प्रिपरेशन के लिए मैं इलाहाबाद चली गई। मैम, पढ़ाई में मोटिवेशन किससे मिला आपको? हमारे पापा जी थे, क्योंकि वो खुद ही सिविल सर्वेंट थे। मनोरंजन कर विभाग में हमारे पापा जी जिला स्तरीय अधिकारी रहे। तो शुरू से उनका एक सपना था कि हमारे बच्चे, हम 5 भाई बहन हैं, तो शुरू से उनका था कि हमारे बच्चे इसी फील्ड में आगे बढ़ें, सिविल सेवा की। हमारे पापा जी ने भी अपने समय में सिविल सेवा की परीक्षाएं दी, लेकिन संयोग से मेंस के बाद कभी उनका इंटरव्यू फाइनल नहीं हुआ। तो उनको ये था कि हमारे बच्चे इसी फील्ड में आगे बढ़ें। तो उन्होंने बोर्ड से ही हमें एक सपना दिखाया था कि सिविल सर्वेंट ही बनना है, इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं हमारे पापा का सपना कब हमारा सपना बन गया हमें नहीं पता लगा। तो मैथ में तो थोड़ा सा शुरू से मेरा रुझान नहीं था, तो मुझे शुरू से था कि हाँ बायो ही लेनी है। बीएससी बायो होने के बाद आगे सिविल सेवा का विचार बनाया। जो अपने पुराने लोगों से और वरिष्ठ लोगों से जहाँ पूछने पर ऐसा लगा कि सिविल सेवा की तैयारी आर्ट्स के सब्जेक्ट से करनी चाहिए। तो विचार बना, फिर इलाहाबाद प्रिपरेशन के लिए गए और तैयारी के लिए आर्ट्स के सब्जेक्ट चुने। फिर मेरा डबल पीजी भी उन्हीं आर्ट्स के सब्जेक्ट में ही रहा। तो ऐसे ये यात्रा प्रारंभ हुई। आरटीओ बनने का ख्याल कब आया था आपको? कोई भी सिविल एस्पिरेंट जब वो तैयारी के दौर में होता है, उसे लगता है कि मुझे एक सिविल सेवक बनना है, तो वो कभी टारगेट डिसाइड करके नहीं चलता। टारगेट केवल आपसे पद की प्रायोरिटी पूछी जाती है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो आप अपने पदों की प्रायोरिटीज उसमें फिल करके फॉर्म आप सबमिट करते हैं। अब डिपेंड करता है कि जब फाइनल एग्जाम हो जाएगा, आफ्टर इंटरव्यू आपकी मेरिट कहाँ ठहरती है, उस मेरिट के आधार पर आपको वो पोस्ट अलॉट होती है। मेरा जब 2001 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन के बाद मैं तैयारी के लिए गई, तो इससे पहले मेरा सिलेक्शन लोअर पीसीएस के एमआई पद पे हुआ, मार्केटिंग इंस्पेक्टर पद पे। तो 2003 से मेरा वहाँ हुआ। सबसे पहला मैंने एग्ज़ाम दिया था 2002 लोअर पीसीएस का। मैंने उसका मेंस दिया, लेकिन मेंस के बाद मेरा वो फाइनल नहीं हुआ, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि मैं अगर यहाँ तक पहुँची हूँ तो आगे मैं अच्छा कर सकती हूँ। इससे मुझे वहाँ थोड़ा मनोबल मिला, और मैंने जैसा कि बताया पावर बूस्टर की तरह काम हमारे पापा जी की जो सोच थी, जो प्रेरणा थी, जो मुझे उनसे मिलती थी, तो वो पावर बूस्टर का काम हमारे पापा जी की जो प्रेरणा थी उससे मुझे मिलती रहती थी समय समय पर। उनका मार्गदर्शन मेरे बहुत काम आया कि तुम्हें बस कॉन्सेंट्रेट रहना है, मेहनत करनी है, बस अपने उस लक्ष्य की ओर एकाग्र होकर के बढ़ना है। बस यही सफलता का मंत्र रहा।
और उनका सहयोग मेरे लिए बहुत काम किया। 2003 का मैंने लोअर पीसीएस क्वालिफाई किया, एमआई पद मुझे आवंटित हुआ। मार्केटिंग इंस्पेक्टर पद पे मैं करीब 1.25 साल रही, तो 1.25 साल उस पद पे कार्यरत रहते हुए मेरा ये 2004 बैच से मैंने अपर पीसीएस क्वालिफाई किया और उससे मैंने एआरटीओ पद मुझे आवंटित हुआ। एआरटीओ पद मुझे आवंटित होने के बाद आफ्टर ट्रेनिंग फिर मेरी पहली तैनाती रायबरेली जनपद में हुई। तब से अभी तक मैं परिवहन विभाग का हिस्सा हूँ और आज तक कार्यरत हूँ। और एआरटीओ पद के बाद फिर सीनियर एआरटीओ से आरटीओ पद और आज मैं मंडल स्तर पे आरटीओ प्रवर्तन पद पर तैनात हूँ। हमारी इस देश की बेटियां हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में आना चाहती हैं, पर उनके पास सरमाए की कमी है। बहुत उनके पास कुछ ऐसे सरमाया नहीं है, कुछ नहीं उनके माँ बाप की हैसियत कि उनको कुछ ज़्यादा पढ़ा सकें, और वो गवर्नमेंट जॉब में आना चाहती हैं, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव है? मेरा ऐसा मानना है, संसाधन के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं चौधरी जी। बेटियों के प्रति जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है सोच बदलने की। जिस दिन आपके रिश्तेदार, आपके माँ बाप, आपके पड़ोसी, आपके भाई बंधु जिस दिन बेटियों के प्रति अपनी सोच बदल लेंगे ना, उस बेटी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। रही बात संसाधन की, तो क ख ग सीखने के लिए हमको कागज़ कलम की ज़रूरत नहीं है। हमारी धरती माँ की मिट्टी ही बहुत है, आप उसमें भी क ख ग सीख सकते हैं। तो संसाधन तो अपने आप पैदा हो जाते हैं। आप अपनी बेटी को आगे बढ़ाने का जज्बा तो रखिए, लेकिन होता क्या है, जैसे ही आपके पड़ोसी ने आपको हिदायत दी, आपके रिश्तेदार ने हिदायत दी, क्या करोगे बेटी को पढ़ा के, शादी ही तो करनी है, दूसरे ही घर तो जानी है। जहाँ आप दूसरों का सुझाव सुनना शुरू कर देते हैं ना, आप एक कदम अपनी बेटी को पीछे धकेल देते हैं। एक वो समय था, आप समझिए, मैं पहली अपने पूरे ख़ानदान में पहली ऐसी बेटी हूँ जो सेवा में आई, और सेवा में आने के बाद जो मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं दूसरों के लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट किया, तो मैं ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। तो मेरे आज इस पद पे होने से बस मैं सबसे बड़ी अपने जीवन की उपलब्धि मानती हूँ कि जो कॉलोनी हमारी है, जहाँ हम रहते हैं पिछले 40 साल से मेरे पेरेंट्स, उस कॉलोनी में शायद ही किसी की बच्ची ऐसी थी जो, मुझे लगता है कि 100% लोगों की बेटियां बस शादी कर दी, अपने जहाँ ससुराल में बेटियां सेट हो गईं। मेरे सिलेक्शन के बाद हमारे पड़ोसियों, हमारे रिश्तेदारों में हर दूसरे या हर तीसरे घर की एक बेटी आज किसी ना किसी मुकाम पे है। लोगों ने सिर्फ अपनी बेटियों को पढ़ाया ही नहीं, मेरे सिलेक्शन से उनके दिमाग में एक एग्ज़ाम्पल सेट हुआ। जब उनकी बेटी ये कर सकती है, हमारी कॉलोनी से निकल के पढ़ सकती है, वहाँ तक पहुँच सकती है, तो क्यों नहीं हम अपनी बेटी को भी आगे बढ़ाएं। आज किसी की बेटी बैंकिंग सेक्टर में है, किसी की बेटी टीचर है, किसी की बेटी नर्स है, किसी की बेटी डॉक्टर है। हर तीसरे घर की बेटी आज हमारे मोहल्ले में पिछले 10-15 सालों में कहीं ना कहीं से एक बेटी सेट है। तो मुझे ये देख के बड़ा आत्मसंतोष होता है कि मैं अगर किसी दूसरे के लिए एक उदाहरण बन पाई, तो ईश्वर ने मुझे इस नेमत से नवाजा है। और मैं, जहाँ तक मेरा भरसक प्रयास रहता है, कई पेरेंट्स ऐसी पुरानी पीढ़ी, मतलब पुरानी सोच और उससे थोड़ा ग्रसित होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, आप जो कर सकते हैं अपने बेटी के लिए करिए। आपकी बेटी क्या रास्ता भविष्य में चुनेगी, वो ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। कहने का, लोग कहते हैं अरे बेटी को ज़्यादा पढ़ाओगे, वो बेइज्जती कराएगी, नाम खराब करेगी, कुछ करेगी, बाहर जाके हॉस्टल में भेजोगे, वहाँ भेजोगे। अरे भाई, नाम ही खराब करना होगा तो बेटा भी कर देगा, उसके लिए बेटी की ज़रूरत नहीं है। और अगर नाम रोशन करना होगा तो वो बेटी क्या और बेटा क्या, कोई भी कर देगा। तो ठीक है, आपका जो उत्तरदायित्व है उसको शिक्षित करने का, जो एफ़र्ट्स अपनी बेटी या बेटे के पीछे डालने का, दोनों को इक्वली पढ़ाइए, दोनों को इक्वली आगे बढ़ाइए। अपना फ़र्ज़ पूरा करिए, बाकी ईश्वर पे छोड़ दीजिए। बाकी वो क्या तय करते हैं अपने जीवन के लिए। एक ग्रेजुएट बच्चा इतना समझदार तो हो ही जाता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या गलत दिशा में जा रहा हूँ। तो ये विवेक ईश्वर
जब बच्चा मेहनत करता है तो ईश्वर अपना आशीर्वाद बना के रखता है। हमारी ये जो टीम अभी सीरीज़ को चला रही है, एकेडमिक पे हम लोग अभी एक सीरीज़ चल रही है, तो मैम हमारी इस पूरी टीम के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आपकी टीम का जो ये शुरुआत है इस फील्ड की, आप जैसा कि आप ही चौधरी जी ने बताया कि आपने कई सिविल सेवकों के अभी तक इंटरव्यूज़ लिए, उनके व्यक्तिगत जीवन संघर्ष कैसे वो यहाँ तक पहुँचे। मैं आपको सच बताऊँ, जितना मैंने अपने इस 17 साल की सेवा में जितने सिविल सर्वेंट्स को, मैं अलग अलग विभाग के कई लोगों को जानती हूँ, मैं आपको सच बताऊँ, सबकी अपनी एक व्यक्तिगत स्टोरी है। देखिए, एक उनके संघर्ष की कहानी कहीं ना कहीं छोटी होती है, जिन्हें सोने की थाली में सब कुछ परोस के मिलता है। उन्हें सिंपली सिर्फ मेहनत करनी है। लेकिन जो भी आज साधारण, जैसे मेरे पापा जी एक किसान बैकग्राउंड से, मेरे बाबा जी किसान थे, तो वो किसान फैमिली से बिलोंग करते थे। कितने संघर्षों में उस समय में जब मेरे पापा जी ने पीजी किया था और जब उनके पास किराए के पैसे नहीं थे, कैसे वो इलाहाबाद तक पहुँचे, कैसे वो पढ़ाई उन्होंने अपनी पूरी की, कैसे उन्होंने स्कॉलरशिप के पैसे से आगे सिविल्स की तैयारी की, कोचिंग्स की, कैसे वो जिस पद से रिटायर हैं वहाँ तक पहुँचे थे। मेरे सामने तो मुझे लगता है कि इतना ग्राउंड मुझे बना हुआ मिला कि मेरे पेरेंट्स सक्षम थे कि वो फ़ीस अदा कर सकें, मुझे अच्छी शिक्षा दिला सकें। उन्होंने अपने दम पे शिक्षित हुए, यहाँ तक पहुँचे। हर सिविल सर्वेंट की अपनी एक स्ट्रगल की कहानी है। किसी की स्ट्रगल 10 पैसे से शुरू हुई, किसी का स्ट्रगल 10 रुपए से शुरू हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसके पेरेंट्स सक्षम थे, उनकी कोई स्ट्रगल की कहानी, उनकी भी अपनी एक स्ट्रगल की कहानी है। देखिए, मेहनत हर हाल में करनी होती है और वो खुद ही करनी होती है, वो कोई नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति आज इस मुकाम पर पहुंचा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या आपके लोक सेवा आयोग से, दोनों से चयनित होकर किसी मुकाम पर बैठा है, इसका मतलब उसके पीछे संघर्ष की बहुत लंबी कहानी है। तो इतने छोटे से इंटरव्यू में वो लंबी संघर्ष की कहानी तो नहीं कह सकती। बस मेरा यही एक निवेदन है, आपका ये जो प्रयास है पूरी टीम का, वो प्रगति की ओर, पॉजिटिव दिशा की ओर बढ़े और अधिक से अधिक लोगों की संघर्ष की कहानी को आप कवर करें। और ख़ास करके जितने भी लोगों से आप जुड़ें, एक मेरी विशेष अपील है कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें कि सभी लोग अपनी बेटियों को अधिक से अधिक आगे बढ़ाएं। आप देखिए, हर समाज, हर वर्ग का तबका, हर जाति, हर धर्म का बेटी जो है वो एक मुकाम पर पहुँचे, और यही हमारे लोकतंत्र की असली पहचान होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप प्रगतिशील तरीके से ऐसे ही आगे बढ़ें और अधिक से अधिक लोगों के जो सकारात्मक विचारों को आगे तक पहुंचाएं, ताकि आज की युवा पीढ़ी उनसे मोटिवेट हो करके और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी जो टीम है, जो हमारे साथ परवेज़ साहब हैं, अली हसन हैं और शहजाद अलवी हैं, इमरान साहब हैं, गुलफाम साहब और रियाज़ अहमद साहब हैं, चौधरी एमआई खान साहब हैं, सब हमारी टीम मैम इसी पे काम कर रही है। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं वाई के चौधरी और कैमरामैन चौधरी एमआई खान के साथ।